सब लोग आ गए? हाँ आ जाएंगे वही हाय, गुड इवनिंग टू ऑल। 50% है। गुड कैसे इवनिंग सब सर। लोग कैसे सब लोग एंजॉय कर रहे हैं सीखना? सर यस सर। ओके, तो आज हम लोग लास्ट टाइम हमने फुटिंग देखा था। आज हम लोग एक स्टेप आगे जा रहे हैं। वी विल बी कवरिंग द टॉपिक ऑफ कॉलम्स टुडे। ओके, so without taking much of your time, I'll directly go on the topic. ठीक है, एंड मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सेशंस जो है अपना इंटरेक्टिव नहीं हो पा रहा है, तो मैं चाहूंगा जिसको जो भी बोलना है अनम्यूट करके बोलिए। लेट्स कीप इट इंटरेक्टिव, तो पता चले कि आपको कितना अंडरस्टैंडिंग हो रहा है। नहीं तो ये वन वे ट्रैफिक जैसा ना हो, राइट? तो लेट्स स्टार्ट विद वर्टिकल्स। फिलहाल सब अपना म्यूट पे ही रखिए। जिसको जो भी बात करना है हम लोग तभी आप अनम्यूट करके दिल खोल के पूछ सकते हो, बात कर सकते हो। और कोई भी दिल में ये हिचकिचाहट मत रखिए कि ये सवाल पूछूंगा तो ये सिली क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी आपके दिमाग में डाउट है वो क्लियर होना ही चाहिए, भले ही वो कितना ही सिली हो। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले वी विल स्टार्ट विथ अगेन एक छोटा सा रिफ्रेशर कि शटरिंग क्या होता है, फॉर्मवर्क क्या होता है। कोई बताएगा शटरिंग क्या होता है एकदम सिंपल टर्म्स में, जो हम पहले सीख चुके हैं। शटरिंग हम लोग किसको बोलेंगे? एनीवन वुड लाइक टू आंसर? सर कंक्रीट पोर करने के लिए जो आउटसाइडर फ्रेम बनाते हैं उसको शटरिंग बोल सकते ओके, राइट। आई अगेन ब्रश अप, एक बार फास्ट क्विक रिवाइज करते हैं कि why I am taking this in every session, because being a technical person you should be acquainted with the terminologies। कि एक टेक्निकल पर्सन जैसे आप बात करते हैं, हम लोग साइट पे बात करते हैं, तो हमारा जो टेक्निकल लैंग्वेज है दैट ऑल्सो गिव्स अ पिक्चर अबाउट योर सेल्फ, हाउ टेक्निकली साउंड यू आर, राइट? तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट शटरिंग इज। शटरिंग उसका नाम में ही है, उसका मतलब एकदम सिंपल टर्म्स में हम लोग क्लैरिफाई करेंगे और अपने दिमाग में डाल लेंगे। शटर का बनाना, उसको लगाना और कंक्रीट होने के बाद उसको निकालना, ये पूरा जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी को हम लोग शटरिंग बोलेंगे। ओके, क्लियर सबको? यस सर। फॉर्मवर्क, ओके, ये जो टर्म्स है हम लोग डेली सुनते हैं। फॉर्मवर्क क्या होता है? शटर हमने बना दिया, खाली शटर लगाने से काम तो नहीं होता है, उसके पीछे सपोर्टिंग अरेंजमेंट भी लगाना पड़ता है, राइट? तो जब हम लोग उसको सपोर्टिंग अरेंजमेंट लगाते हैं, शटर प्लस सपोर्टिंग अरेंजमेंट दोनों मिला के हम लोग उसको फॉर्मवर्क बोलेंगे। नेक्स्ट टर्म है स्कैफोल्डिंग। कोई भी चीज, टेम्पररी एक्सेस प्लेटफॉर्म, एकदम सिंपल टर्म्स में विल टॉक। Even if you are taking a ladder and climbing it for doing any activity, that ladder is also a temporary platform, a kind of scaffold for that purpose. Okay, so any temporary platform used for access or standing of the manpower and equipment. But वही प्लेटफॉर्म अगर हम लोग सेम मटेरियल से अगर हम लोग उसको कॉलम स्लैब के नीचे लगाते हैं, बीम बॉटम के नीचे लगाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज स्टेजिंग, जिस पे कंक्रीट का लोड आने वाला है। तो द बेसिक डिफरेंस, मटेरियल सेम है, कंपोनेंट सभी सेम रहेंगे। कपलॉक का स्कैफोल्डिंग भी बनता है, कपलॉक का स्टेजिंग भी बनता है, बट जिस एक्टिविटी के लिए हम लोग उसको यूज कर रहे हैं दैट विल कॉल्ड एज दैट मटेरियल टाइप। मतलब स्टेजिंग मटेरियल है अगर स्टेजिंग में लगाया है, स्कैफोल्डिंग मटेरियल है अगर स्कैफोल्डिंग में लगाया है। बेसिक डिफरेंस, एक में कंक्रीटिंग का लोड आता है, एक में मैन पावर का लोड आता है खाली। Then shoring is any temporary support given to any unsafe structure। जैसे एक्सकेवेशन को भी अगर हम लोग सपोर्ट करते हैं किसी चीज के ताकि वो फॉल ना हो, we will call it as shoring। on centering वर्ड ऐसा है जो जनरली विलेजेस में यूज होता है शटरिंग को, बट ब्रॉडली स्पीकिंग सेंटरिंग वर्ड मेनली यूज होता है आर्चेस या डोम्स स्ट्रक्चर्स में। ओके,
हेलो सर। हाँ हाँ सर आपने स्क्रीन शेयर किया हुआ है क्या? हाँ, स्क्रीन शेयर किया है। नहीं नहीं सर, दिख नहीं रहा है सर किसी का। आई एम सो सॉरी। ओके। अच्छा हुआ बताया आपने। अभी दिख रहा है? यस सर। ओके। नाउ ये हमने देखा। आज हम लोग देखेंगे कि कॉलम्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज की कहीं कभी हम लोग टेंडर कर रहे हैं तो टेंडर के वक्त की डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी कैसे सिलेक्ट करते हैं, सिस्टम कैसे सिलेक्ट करते हैं, वो हमने पहले देखा था। नाउ कन्वेंशनल फॉर्मवर्क कैसे होता है, कैसे बनता है, पैनल मेकिंग कैसे होता है, दैट विल लर्न एंड विल गो थ्रू डिजाइन पैरामीटर्स ऑल्सो, डिजाइन कैलकुलेशन कैसे होता है, एंड बेसिक मेथोडोलॉजी चेकलिस्ट वगैरह हम लोग आज डिस्कस करेंगे। अगेन ये भी एक रिफ्रेशर है आपके लिए। यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट 4 मेजर components: sheeting, secondary, primary, main support. Can anyone tell, looking at this picture, what is sheeting in this particular picture? पहले तो कोई ये बताएगा कि ये पिक्चर जो है वो किस चीज का है, या डायग्राम किस चीज का है? कॉलम कॉलम। शटरिंग, कॉलम। कॉलम का है। वेदर इट इज प्लान, एलिवेशन, सेक्शन, एलिवेशन, एलिवेशन। elevation. Okay, great. Now what is the sheeting in this? गैप्स। ब्लू कलर, यस वो ब्लू कलर। ये हम लोग हर प्लेन शीट्स। हर सेशन में ये हम लोग रिपीट कर रहे हैं बिकॉज शीटिंग इसमें जो प्लाई यूज करते हैं ना वो। So राइट। the gap that is there. Yeah. हेलो, या द प्लाईवुड इज शीटिंग। ओके, बिकॉज वी आर यूजिंग अ प्लाईवुड शटर। अगर हम लोग एमएस का पैनल यूज कर रहे हैं तो एमएस का जो शीट होगा दैट विल बी शीटिंग। सो अगेन अ रिफ्रेशर इज एनीथिंग दैट टचेस कंक्रीट सरफेस इज टर्म्ड एज शीटिंग। शीटिंग को जो भी बैकअप मेंबर्स हम लोग लगाते हैं वो हमारा बनता है सेकेंडरी मेंबर। द मेंबर्स विच सपोर्ट शीटिंग विल बी कॉल्ड एज सेकेंडरी मेंबर्स। इस केस में ये कन्वेंशनल शटर है तो हमारा जनरली टिम्बर जो होता है वो हमारा सेकेंडरी मेंबर्स होता है, राइट। टिम्बर्स कौन से टाइप का होता है? जनरली 2x3 का, 3x4 का, 1.5x2 का भी होता है, बट मेजरली जो यूज होता है कॉलम फॉर्मवर्क में 2x3 या 3x4। 2x3 इन द सेंस 2 इंच बाय 3 इंच और 3 इंच बाय 4 इंच। 1 इंच इज इक्वल टू 25 mm, तो 3x4 मतलब 75 mm बाय 100 mm का टिम्बर। ओके, any member which is supporting secondary members will be called as primary member. तो इस केस में कॉलम या वॉल के शटर में जनरली जो भी बैक टू बैक स्ट्रक्चरल मेंबर हम लोग लगाते हैं या वुडन मेंबर लगाते हैं वो हमारा बनता है प्राइमरी, जिसको हम लोग अपने लैंग्वेज में वेलर्स भी बोलते हैं, राइट। और अगेन ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल से that tie rod props are the main support in column or wall formwork, which is incorrect. Wherever we are using tie rods, हमारा tie rod ही main support होगा because वही पूरा लोड ट्रांसफर करता है। और props को हम लोग इसीलिए aligners बोलते हैं। इसका टेक्निकली करेक्ट नेम है aligners। भले ही हम लोग उसको एज अ prop यूज कर रहे हैं, prop सपोर्ट दे रहे हैं, बट जब वो कॉलम का रोल में आता है उसको नाम होता है अलाइनर्स, बिकॉज इट इज ओनली एंड ओनली टू अलाइन योर शटर, नॉट टू टेक एनी काइंड ऑफ लोड। गॉट इट क्लियर? यस नाउ सर। व्हेन अलाइनर्स विल बी मेन सपोर्ट्स, जब हम लोग टायरॉयड यूज नहीं कर रहे हैं तब पूरा लोड आपका शटर को पकड़े कौन रखने वाला है? आपका अलाइनर रखने वाला है या प्रॉप्स रखने वाले हैं। उस केस में हम लोग उसको मेन सपोर्ट्स बोलेंगे, ना कि अलाइनर, बिकॉज अलाइनर सिर्फ अलाइन करने के लिए होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करने हैं, तो दैट्स द रीजन वी आर रिपीटिंग इट इन एवरी सेशन। नाउ थोड़ा ये आप ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। ये हम लोग देखने वाले हैं कि अगर कोई हमको टेंडर करना है कोई प्रोजेक्ट, आगे जाके में भी किसी को खुद का कंपनी चालू करना है या किसी को गवर्नमेंट टेंडर्स लेना है, तो व्हाट इज दैट फैक्टर कि हम लोग कैसे डिप्लॉयमेंट फाइनलाइज करते हैं? हाउ डू वी कम टू अ कंक्लूजन दैट
हाउ मेनी सेट्स ऑफ कॉलम विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, नाउ पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको पूरा ड्राइंग स्टडी करना है, स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स प्लस आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स। ओके, स्ट्रक्चरल ड्राइंग से हम कॉलम शेड्यूल होता है, कॉलम शेड्यूल नहीं है तो कॉलम हर एक प्लान में, हर एक फ्लोर प्लान पे कॉलम का डायमेंशंस मेंशन होता है, कॉलम्स का टाइप्स मेंशन होता है और कितने कॉलम है वो हमको काउंट करने होते हैं, राइट। तो अभी हम लोग मान के चलते हैं कि कोई एक प्रोजेक्ट है जिसमें 4 टाइप्स के कॉलम्स हैं। ठीक है, फ्लोर टू फ्लोर हाइट इज 4.2 मीटर्स। एक एजम्पशन है, ये सैंपल वर्किंग में दिखा रहा हूँ। और कॉलम का लेंथ क्या है, 1.2 मीटर बाय 1 मीटर। C2 का है 2.2 बाय 0.9, C3 1.65 बाय 0.75, C4 1.65 बाय 0.9। नाउ पहले हम लोग इसका पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, ऑल साइड्स का एडिशन या फिर लेंथ प्लस विड्थ इनटू 2, राइट, सिंपल है। अभी Yes. ये है फॉर्मवर्क हाइट। We were earlier talking about floor to floor height, now we are talking about formwork height। दोनों में क्या डिफरेंस होगा, ये 4.2 है, ये 3.6 है, ऐसा क्यों है? Can anyone answer? थोड़ा लॉजिक लगाइए। ये फ्लोर टू फ्लोर हाइट की बात कर रहे हैं। बीम का डेप्थ कैंसिल होता है सर। हाँ हाँ, बीम का डेप्थ कैंसिल हो जाता है। एग्जैक्टली, राइट। तो इसमें से हम लोग फ्लोर टू फ्लोर हाइट में से बीम माइनस करेंगे। अगर कॉलम कैपिटल है तो कॉलम कैपिटल माइनस करेंगे, राइट। तो हमने यहाँ पे 600 mm डेप्थ का बीम कंसिडर किया है। now जो भी बीम का शेड्यूल होता है, जैसे 300 बाय 600 mm का बीम है, तो ये दिमाग में रखिए कि 600 इज इंक्लूडिंग द स्लैब थिकनेस। तो स्लैब थिकनेस अगर आपका 200 है तो आपका बीम साइज 400 ही रहेगा, राइट। नेक्स्ट कॉलम में फॉर्मवर्क एरिया पर कॉलम। ये आपको पता होना चाहिए कि एक कॉलम का कितना फॉर्मवर्क एरिया आ रहा है। तो उसके लिए क्या हम लोग करेंगे, पेरीमीटर इनटू फॉर्मवर्क हाइट, राइट। ये हमारा फॉर्मवर्क एरिया पर कॉलम आया। अभी हम लोग एक फ्लोर पे कैलकुलेट करेंगे कि टोटल एक फ्लोर पे कितना क्वांटिटी है। C1 का 40 नंबर्स है, C2 का 4 नंबर्स है, C3 का 4, C4 का 4। ओके, टोटल रनिंग मीटर लेंथ मतलब टोटल, ये रनिंग मीटर एक का पेरीमीटर इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ये हमारा टोटल रनिंग मीटर हो गया। अभी आप सोचोगे कि रनिंग मीटर क्यों निकाल रहे हैं, तो उसका सिग्निफिकेंस मैं आगे बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। अब टोटल रनिंग मीटर इनटू हाइट आपका हो गया टोटल फॉर्मवर्क एरिया एक फ्लोर का। ओके, अभी आगे डिप्लॉयड सेट्स पे जाने से पहले यहाँ तक क्लियर है सबको? तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि ये एक सैंपल वर्किंग है। हमको हर एक फ्लोर देखना है। जब भी हम लोग फॉर्मवर्क का प्लानिंग करते हैं, अगर मैं किसी एक फ्लोर का ही प्लान करके चलता हूँ तो विल इट बी सिग्निफिकेंट, विल इट बी रिलेवेंट? नहीं। जब भी हम लोग फॉर्मवर्क डिप्लॉयमेंट का बात करते हैं, वी विल हैव टू प्लान फॉर एंटायर बिल्डिंग, करेक्ट। अगर मैं एक ही फ्लोर पकड़ के चलता हूँ 4.2 मीटर का और आगे जाके कोई फ्लोर टू फ्लोर हाइट 5 मीटर है, तो मेरा शटर तो कम नहीं आएगा वहाँ पे, या कम पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए ये एक ग्राउंड वर्किंग है। ये स्ट्रक्चर है बेसमेंट, ग्राउंड, पोडियम और 13 फ्लोर्स, टेरेस और मम्टी लेवल, मम्टी या फिर LMR जो हम लोग बोलते हैं, लिफ्ट मशीन रूम वगैरह। ये फ्लोर टू फ्लोर हाइट है। ये फ्लोर हाइट की जगह पे यहाँ पे हम लोग कॉलम का बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे सीधा फॉर्मवर्क हाइट डाल दिया। अभी ये जो स्कोप है, जैसे हमने ये निकाला 865.44 टोटल फॉर्मवर्क एरिया, राइट, यहाँ पे देखा। तो हम लोग ये जो निकाला है, ये टिपिकल फ्लोर का निकाला है, क्योंकि हम लोग डिप्लॉय जब करते हैं तब मैक्सिमम रिपीटिशंस वाला दिमाग में रख के डिप्लॉय करते हैं कि सबसे ज्यादा हमको ये टिपिकल फ्लोर्स में लगने वाला है, राइट। अभी आपका क्वेश्चन ये जो होगा कि यहाँ पे हमने रनिंग मीटर क्यों निकाला, बिकॉज कॉलम्स जो है वो नीचे से ऊपर तक जाएंगे, राइट।
अगर कहीं पे स्लैब छोटा हो रहा है तभी कॉलम एलिमिनेट होंगे, अदरवाइज कॉलम नीचे से ऊपर तक जाएंगे पूरा बिल्डिंग का, करेक्ट, एक ही लाइन में जाएंगे। एक डिफरेंस ये हो सकता है कि जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं कॉलम लेंथ या विड्थ में रिड्यूस हो सकते हैं, क्योंकि ऊपर के कॉलम्स पे सिर्फ उसके ऊपर के फ्लोर्स का लोड आने वाला है। तो ऑप्टिमाइज डिजाइन करने के लिए बहुत बार स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट क्या करता है, नीचे अगर 1200 बाई 1 मीटर का कॉलम है तो 4 फ्लोर के बाद वो 1 मीटर बाई 1 मीटर का हो जाएगा, और 4 फ्लोर के बाद में भी 800 बाई 1 मीटर का हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द लोड्स। तो जो भी एक कॉलम है नीचे से ऊपर तक जाने वाले हैं, राइट। तो ये रनिंग मीटर जो है, हमने जो टोटल रनिंग मीटर निकाला है, फॉर्मवर्क एरिया और रनिंग मीटर भले ही सेम रहेगा आपका हर एक फ्लोर पे, बट फॉर्मवर्क एरिया चेंज होगा। वो क्यों चेंज होगा? क्योंकि यहाँ पे हम लोग फॉर्मवर्क हाइट 3.6 पकड़ के चल रहे हैं टिपिकल का, बट जब हम लोग नीचे का फ्लोर का बात कर रहे हैं, यहाँ पे 5.2 है, सेकेंड फ्लोर 5.375 है, तो हम लोग स्कोप निकालते वक्त कैसे निकालेंगे? टोटल रनिंग मीटर इनटू दैट फ्लोर हाइट। तो वो पर्टिकुलर फ्लोर का फॉर्मवर्क एरिया 1292.15 है सेकेंड फ्लोर का, राइट। ये अगर किसी को नहीं समझ रहा है तो आप इमीडिएटली पूछ सकते हैं। पोडियम सर एक बार सर एक्सप्लेन कर दिया। ओके। फॉर्मवर्क एरिया मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, पेरीमीटर इनटू हाइट, करेक्ट, सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। आप इस चीज में कंफ्यूज मत होइए। कंक्रीट एरिया क्यूबिक मीटर में होता है, जिसमें हम लोग एरिया इनटू हाइट करते हैं, जो बनता है आपका वॉल्यूम, जो होता है क्यूबिक मीटर में। बट जब हम लोग फॉर्मवर्क की बात कर रहे हैं तब आपका पेरीमीटर इनटू हाइट होगा, करेक्ट, क्योंकि हम लोग शटर का बात कर रहे हैं। समझ रहे हैं? यस सर। हाँ। तो रनिंग मीटर कॉलम, आपका कॉलम का रनिंग मीटर, जब तक आपके कॉलम साइज में सेम है और क्वांटिटी भी सेम है, आपका टोटल रनिंग मीटर सेम रहने वाला है। डू यू एग्री टू दिस? यस सर। बट फॉर्मवर्क एरिया चेंज होगा डिपेंडिंग अपॉन योर फ्लोर टू फ्लोर हाइट। अगर किसी फ्लोर पे हाइट ज्यादा है तो आपका कॉलम का भी हाइट ज्यादा है, तो आपका पेरीमीटर इनटू हाइट जो है वो पर्टिकुलर फ्लोर का, उसकी वजह से आपका यहाँ पे पोडियम फ्लोर में 1250 आ गया। रनिंग मीटर सेम है, रनिंग मीटर सेम है, बट फॉर्मवर्क एरिया बढ़ गया, करेक्ट। ओके यस सर। तो ये हम लोग पहले ड्राइंग के ऊपर से ये क्वांटिटीज फ्रीज कर लेते हैं कि हमारा एक प्रोजेक्ट पे नीचे से लेकर ऊपर तक फॉर्मवर्क का स्कोप कितना है कॉलम्स का। ये सेम मेथड आप सभी इसके लिए यूज कर सकते हैं, कॉलम्स, बीम्स, वॉल्स, लिफ्ट वॉल, शेयर वॉल, सेम मेथड यूज कर सकते हैं, राइट, सभी वर्टिकल्स के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिप्लॉयमेंट का। तो हमने ये तो कैलकुलेट कर लिया फ्रॉम आवर ड्राइंग्स, ये भी ड्राइंग में दिया हुआ है फ्लोर टू फ्लोर है। अभी हम लोग रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं डिप्लॉयमेंट के लिए। वो कैसे करते हैं कि क्लाइंट ने बताया हुआ है कि मुझे प्रोजेक्ट का आरसीसी ड्यूरेशन 14 मंथ्स के अंदर खत्म करना ही है किसी भी हालत में, आरसीसी ड्यूरेशन। ओके, ओवरऑल ड्यूरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ओवरऑल ड्यूरेशन में आपका एक्सकेवेशन से लेकर पूरा फिनिशिंग हैंडिंग ओवर तक आता है, ये हम लोग सिर्फ आरसीसी ड्यूरेशन का बात कर रहे हैं। तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे एनालाइज किया डिपेंडिंग अपॉन फ्लोर हाइट्स। यहाँ पे देखिए 5.2 मीटर है, 5.3 मीटर है और ऊपर 3.6 मीटर है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगने वाला है। ज़्यादा टाइम क्यों लगेगा? क्योंकि कॉलम जब हम लोग डिप्लॉय करेंगे तो हम लोग टिपिकल फ्लोर्स का हिसाब से डिज़ाइन करेंगे, राइट। क्योंकि अगर मैं 5.3 मीटर के हाइट से डिज़ाइन करता हूँ अपना कॉलम का शटर, तो वो 3.6 के लिए बड़ा हो जाएगा, फिर उसको कट करना पड़ेगा। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या आप बड़ा शटर यूज करके फुल हाइट कास्ट करके यहाँ पे भी आप 21 डेज का ड्यूरेशन ले सकते हो। बट यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, टिपिकल का डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे मैं एक फ्लोर 30 डेज पकड़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कॉलम 2 बार रिपीट होगा, मतलब एक बार कास्ट होगा फिर वही शटर उठा के ऊपर लगाएंगे, करेक्ट। और जहाँ पे टिपिकल फ्लोर चालू होता है हमने 21 डेज का साइकिल पकड़ा, मतलब एक फ्लोर 21 दिन में अपना पूरा होना चाहिए। अभी नेक्स्ट कॉलम है, ये हम लोग रिवर्स कैलकुलेशन कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट कॉलम है साइकिल टाइम इन डेज। साइकिल टाइम मतलब सिस्टम का साइकिल टाइम।
अभी सिस्टम का साइकिल टाइम मतलब क्या है, एक कॉलम शुरू से लेकर स्टार्टर से लेकर डीशटरिंग तक कितना टाइम लगता है, जनरली 3 दिन लगता है। हम लोग टेंडर वर्किंग का बात करें इसलिए एक दिन बफर पकड़ के चल रहे हैं, क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट का कंटीजेंसी भी इसमें आ जाएगा, राइट। तो मान के चलते हैं कि हमारा एक कॉलम को 4 दिन लगेंगे, तो रिपीटिशंस कैसे होगा, 21 21 दिन माइनस, अगर मुझे स्लैब 21 दिन में कास्ट करना है, स्लैब साइकिल 21 दिन का चाहिए, तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि स्लैब साइकिल होता क्या है। स्लैब साइकिल मतलब आज मैंने एक फ्लोर कास्ट किया, कंक्रीटिंग किया स्लैब का, उसके ऊपर वाला फ्लोर कौन से दिन में मैं कास्ट कर रहा हूँ, तो ये दोनों कास्टिंग के बीच का जो डेज है, नंबर ऑफ डेज, वो आपका साइकिल टाइम बन जाता है, स्लैब साइकिल। तो अगर 21 दिन में मुझे स्लैब खत्म करना है तो मुझे कॉलम्स कम से कम 13-14 दिन के अंदर खत्म करने चाहिए, राइट। सिक्वेंशियल एक्टिविटी कैसे होता है, हम लोग पहले कॉलम लगाते हैं एक साइड से, पूरा फ्लोर प्लेट एरिया जो है आपका, एक साइड से हम लोग कॉलम करते आते हैं, और जैसे कॉलम आगे बढ़ता है पीछे से हम लोग 2 कॉलम के बीच में बीम का शटरिंग चालू कर देते हैं, कॉलम आगे बढ़ता है स्लैब का शटरिंग चालू कर देते हैं। तो ऐसे ओवरलैपिंग एक्टिविटी होने की वजह से 21 डेज में से हम लोग पकड़ के चल रहे हैं कि हमारा कॉलम 13-14 दिन पहले खत्म हो जाना चाहिए। तो उस हिसाब से 21 माइनस 12 डिवाइडेड बाय साइकिल टाइम, ये हमारा एक फ्लोर का रिपीटिशन आ गया कि एक फ्लोर पे मैं कितना रिपीटिशन ले सकता हूँ। तो 3 रिपीटिशन आ गया। अभी स्कोप डिवाइडेड बाय रिपीटिशन आपका मेकिंग एरिया आ गया। मेकिंग एरिया मतलब हर एक फ्लोर को उतना ड्यूरेशन में खत्म करने के लिए मुझे कितना स्क्वायर मीटर शटरिंग डालना पड़ेगा, राइट। ये स्क्वायर मीटर में आया, वही हम लोग यहाँ पे डिटेल में जाते हैं कि अभी यहाँ पे हमको पता चल गया कि हम टिपिकल में 3 रिपीटिशन ले सकते हैं या 4 रिपीटिशन ले सकते हैं नीचे वाले फ्लोर। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, टोटल सेट्स 40 डिवाइडेड बाय 4, 4 डिवाइडेड बाय 4 1, 4 डिवाइडेड बाय 4 1, ऐसे करके हमने सेट्स डिफाइन कर दिए कि हमको एक प्रोजेक्ट पे कितना सेट्स लगेगा। टोटल 52 कॉलम्स है, उसमें से हम लोग 16 सेट्स डिप्लॉय कर रहे हैं, और डिप्लॉयड सेट्स इनटू फॉर्मवर्क एरिया पर कॉलम आपका बनेगा डिप्लॉयड फॉर्मवर्क एरिया। मतलब इससे आपको यह क्लैरिटी मिलता है कि फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट टू बी completed in 14 months, I need to deploy 264 square meter approx of column formwork. हेलो सर, डिप्लॉय सेट्स एक बार फिर से बताएंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ से हमने ये वर्किंग जो है ये ब्रॉड वर्किंग है, ये ब्रॉड वर्किंग से हमने पर फ्लोर कितना रिपीटिशन ले सकते हैं, हम लोग 4 रिपीटिशन ले सकते हैं, ये डिफाइन किया, ये कंक्लूजन पे आए। अगर ये आप मोटा मोटी ये देख के चलिए कि इफ आई हैव टू कंप्लीट 30 दिन में अगर मुझे स्लैब साइकिल करना है, ओके, तो मान के चलते हैं कि 16 दिन में आपका 16 दिन पहले आपका कॉलम्स खत्म हो जाना चाहिए। तो 16 डिवाइडेड बाय 4, 4 क्या है, हम लोग एक साइकिल का टाइम पकड़ रहे हैं, कॉलम का एक साइकिल, स्टार्टर हो गया, फिर शटर लगाया, रेनफोर्समेंट ऑलरेडी हो गया, शटर लगाया, कंक्रीट किया, डी शटर किया, ये पूरा जो साइकिल है इसको हम लोग जनरली 2 या 3 दिन होता है, हम लोग कंटीजेंसी पकड़ के 4 दिन पकड़ के चल रहे हैं, ओके। तो हमको ये पता चल गया कि 16 डिवाइडेड बाय 4 आप एक फ्लोर पे 4 रिपीटिशन मोटा मोटी हम लोग ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, 4 रिपीटिशन ले सकते हैं, तो टोटल कॉलम कितना है एक फ्लोर पे, C1 का 40 है या फिर 40 है। तो हम लोग टिपिकल का डिप्लॉयमेंट देख रहे हैं 3 टिपिकल फ्लोर्स पे, क्योंकि 21 दिन का साइकिल है, तो 21 दिन का साइकिल है, तो एक इसका हम लोग 4 डेज पकड़ रहे हैं, तो 12 दिन में आपका कॉलम खत्म हो जाना चाहिए। तो 4 डिवाइडेड बाय 3 वो 1 पॉइंट समथिंग आता है, तो हम लोग यहाँ पे 1 एक सेट तो डालना पड़ेगा, पॉइंट पे नहीं डाल सकते। तो आउट ऑफ 52 हम लोग 16 कॉलम्स यहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हैं, ओके। अगर यस सर, आ गया समझ।
समझ में आ गया? अगर ऐसा है कि यहाँ पे दो ही सेट है, यहाँ पे दो ही कॉलम है, यहाँ पे भी दो कॉलम है, C3 दो नंबर्स हैं, C4 दो नंबर्स हैं, तो दो में से आपको एक एक सेट डालना ही पड़ेगा, राइट? बट उस केस में हम लोग क्या करेंगे, अननेसेसरी आपका, जब मैं एक फ्लोर पे 3 रिपीटिशन ले सकता हूँ, तो यहाँ पे मेरा 2 ही रिपीटिशन आएगा, बराबर, क्योंकि दो में से मैं अगर एक सेट डाल रहा हूँ, मतलब आई एम डिप्लॉइंग 50%, करेक्ट? तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, कॉलम देखेंगे कि कॉलम का साइज क्या है, 1.65 बाय 0.75, दूसरा कॉलम क्या है, 1.65 बाय 0.9, करेक्ट? अभी हम लोग दोनों कॉलम को एक ग्रुप कर देंगे और शटर का डिजाइन ऐसा करेंगे कि मैं 900 का शटर ऐसे बनाऊंगा कि 900 में से 250 का एक शटर मैंने निकाल दिया, तो 750 का शटर बन जाएगा, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लब करेंगे, 2 + 2 4, मतलब ये दो मान के चल रहे हैं अब एक एग्जांपल के लिए कि C3 के दो कॉलम्स हैं, C4 के दो कॉलम्स हैं, तो दो में से एक एक हमको डिप्लॉय करना पड़ रहा है, मतलब 50% डिप्लॉय करना पड़ रहा है, जो कि ज्यादा हो रहा है। तो उस केस में हम लोग दोनों को क्लब करके दोनों का 4 कॉलम में से एक कॉलम डिप्लॉय करें। क्लियर? यस सर। ओके, नाउ कॉलम का सीक्वेंस कैसे होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है कॉलम्स में या वॉल्स में, किसी भी वर्टिकल्स में रादर, आपका होता है स्टार्टर। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टार्टर? सबसे पहले हम लोग मार्किंग लेके स्टार्टर का पोजीशन फिक्स करते हैं। रेनफोर्समेंट लगा होता है, रेनफोर्समेंट से कवर छोड़ के प्रॉपर हम लोग सर्वे लेके नीचे का फ्लोर का ऊपर शिफ्ट करके स्टार्टर हम लोग बनाते हैं। स्टार्टर का जरूरत क्या होता है कि हम लोग अगर डायरेक्ट कॉलम लगाते हैं तो कॉलम मूव हो सकता है, राइट? और अगर थोड़ा भी कॉलम मूव होता है तो आपका पूरा बिल्डिंग का इसेंट्रिसिटी बिगड़ सकता है। आपने कई जगह पे देखा होगा कि जो अगर कॉलम एक फ्लोर पे 5 mm शिफ्ट हो गया है तो ये बिना देखे या बिना नोटिस हुए वो 5 mm का ऊपर का फ्लोर पे 7 mm, उसके ऊपर का फ्लोर पे 10 mm, ऐसे वो शिफ्ट होते रहता है। तो इसलिए कॉलम्स का या वर्टिकल्स का एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो स्टार्टर का इंपॉर्टेंस क्या है, हम लोग पहले 100 mm का या 150 mm का एज पर आवर रिक्वायरमेंट हम लोग स्टार्टर बना लेते हैं। स्टार्टर जनरली क्या होता है, साइड पे हम लोग सोचते हैं कि स्टार्टर तो है 100 mm का, उससे क्या फर्क पड़ता है, किसी भी चीज का बना दो लगा दो। बट इतना याद रखिए, जितना आपका स्टार्टर का एक्यूरेसी परफेक्ट होगा उतना आपका कॉलम लगाने में दिक्कतें कम आएंगी और उतना आपका कॉलम एक्यूरेट लगेगा। स्टार्टर का पर्पस क्या है, आपने एक बेस बना दिया है कॉलम का, ठीक है? ये फोटोज में आप देख रहे हो, यहाँ पे ये 100 mm का स्टार्टर लगा के उसमें कंक्रीट डालते हैं। कंक्रीट सेम ग्रेड का होता है जिस ग्रेड का कॉलम का कंक्रीट है, और उसको हम लोग डिशटर करते हैं, तो एक 100 mm का नीचे एक स्टार्टर टाइप बन जाता है। अभी जब हम लोग शटर लगाते हैं तो स्टार्टर को एकदम पैक करके लगाते हैं और नीचे से उसको बाहर से टाइट करते हैं प्रॉप से, तो हमारा आधा अलाइनमेंट या एक्यूरेसी का, डायमेंशन एक्यूरेसी का काम उधर ही हो जाता है। आप इमेजिन कीजिए, अगर आप स्टार्टर नहीं कर रहे हो और आप डायरेक्ट कॉलम का शटर लगा रहे हो, तो आप जब नीचे से इधर का प्रॉप टाइट करोगे तो कॉलम उधर शिफ्ट हो जाएगा, उधर से प्रॉप टाइट करोगे कॉलम इधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट? आप ये विजुअलाइज कर पा रहे हो? तो इसीलिए स्टार्टर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी वर्टिकल स्ट्रक्चर के लिए। तो 100 mm का स्टार्टर हमने कास्ट कर दिया, उसका प्रॉपर एक्यूरेट अगर कास्टिंग होता है तो आपका शटर भी इजीली लग जाता है। ये इतना इम्पोर्टेंट है, भले ही 100 mm का है, इट शुड नॉट बी निग्लेक्टेड एट ऑल। ओके, ये गारंटी लेता है कि आपका कॉलम सही जगह पे और सही डायमेंशंस में खड़ा हो रहा है। कोई कुछ पूछ रहा था? ओके, नाउ एक बेसिक क्वेश्चन है आप सबके लिए जो हमने लास्ट सेशन में भी ऑलरेडी डिस्कस किया है।
एक सिचुएशन है जहाँ पे 1.5 मीटर बाय 1.5 मीटर का कॉलम है, ओके, और दूसरा कॉलम है 800 mm बाय 800 mm। ध्यान ध्यान से सुनिए। फर्स्ट कॉलम इज 1.5 बाय 1.5 mm, 1.5 बाय 1.5 meters। सेकेंड कॉलम इज 0.8 बाय 0.8 मीटर। दोनों का हाइट सेम है, लेट्स एज्यूम 2.4 मीटर्स, ओके। दोनों का पोरिंग मेथोडोलॉजी सेम होने वाला है, बोथ आर गोइंग टू बी कंक्रीटेड थ्रू पंप। कैन एनीवन टेल मी दोनों कॉलम्स में से कौन से कॉलम में ज्यादा प्रेशर आएगा कंक्रीट का? 0.8 बाय 0.8 में। 0.8 बाय 0.8 में। हाँ। बाकी किसी का कुछ अलग आंसर है? एक हम लोग बात कर रहे हैं 1500 का कॉलम, दूसरा बात कर रहे हैं 800 mm का कॉलम। तो सब लोग एग्री कर रहे हैं इसको? यस सर, यस यस सर। राइट? यस सर। अभी हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया कि जो भी आपका कंक्रीट प्रेशर है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, राइट? इसका मतलब क्या है, जितना क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा उतना आपका प्रेशर ज्यादा। ये हमने डिस्कस किया, बट क्यों? इसका रीजन मैटर करता है। सपोज हाइट से डालते हैं ना सर 1.5 मीटर हाइट अकॉर्डिंग टू IS 456, जितना हाइट से डालेंगे वो प्रेशर उस पर ज्यादा गिरेगा। हाँ, तो हम लोग अभी देखते हैं कि कंक्रीट प्रेशर कैलकुलेट करने में क्या क्या चीजें इफेक्ट करती हैं। टू कैलकुलेट द फॉर्मवर्क प्रेशर, कंक्रीट प्रेशर ऑन फॉर्मवर्क ऑफ वर्टिकल फॉर्मवर्क ओनली, कॉलम वॉल की बात कर रहे हैं, उसके लिए सीरिया फॉर्मूला वर्ल्ड वाइड यूज होता है। दिस इज द फॉर्मूला Pmax। Pmax is maximum pressure is equal to D। D क्या है? Density of concrete which is 25 or 26 kilonewton per m cube bracket C1। Now C1 क्या है? Coefficient depending upon size and shape of formwork। मतलब अगर कॉलम है तो 1.5 होगा, वॉल है तो 1 होगा। इसमें भी अगर कुछ नहीं समझ रहे हैं ना तो आप इमीडिएटली पूछ सकते हो। तो C1 is coefficient depending upon size and shape of formwork। C2 is dependent upon your mixed design, concrete mixed design। कंक्रीट में आपने एडमिक्सचर्स डाले हैं या रिटार्डर्स डाले हैं या नहीं डाले हैं, आपका वाटर सीमेंट रेशियो क्या है, ये सब चीज़ों के ऊपर, आपका सीमेंट का टाइप कौन सा है, ये कंक्रीट मिक्स डिजाइन के ऊपर ये कोएफिशिएंट डिपेंड करेगा। नेक्स्ट इज H, capital H, vertical form height, or small h is vertical pore height। Can anyone tell me what is the difference in capital and small h here in this formula? Any logic? Vertical form height and vertical pore height। सर कैपिटल एच हो गया जो उसका फॉर्म वर्क कर रहे हैं उसका कितना हाइट है, और स्मॉल एच है कि कितना किस हाइट से हम उसमें कंक्रीट पोर करेंगे। एग्जैक्टली। तो कैपिटल एच इज हमारा फॉर्मवर्क का हाइट कितना है, और स्मॉल एच इज हमारा कंक्रीट हम लोग कितना हाइट से पोर कर रहे हैं। जनरली ये सेम रहता है, बट कभी कभी मान के चले आपका 2 मीटर का शटर है और आप 2.5 मीटर के ऊपर से या 2.200 mm ऊपर से कंक्रीट कर रहे हैं, या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि कंक्रीट का हाइट 3 मीटर है बट प्रेशर ज्यादा आ रहा है, इसलिए हम लोग कंक्रीट का कॉलम का अंदर होस पाइप डाल के उसका फॉर्मवर्क पोर हाइट रिड्यूस करते हैं, ओके। तो वो होता है वर्टिकल पोर हाइट। के इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट। टेम्परेचर कोएफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? 36 डिवाइडेड बाय T प्लस 16 होल ब्रैकेट स्क्वायर। ये आपका टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। T, ये फॉर्मूला में T जो है वो आपका कंक्रीट का टेम्परेचर है, ओके। नाउ कैपिटल R इज रेट एट विच द कंक्रीट राइजेस वर्टिकली अप द फॉर्म। अनदर बेसिक क्वेश्चन, रेट ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है? कैन एनीवन टेल रेट ऑफ डिस्चार्ज? Rate of discharge of concrete, or can anyone tell the Hello. unit? Yeah. So is it the speed of concrete which flows from the hose pipe?
to the right? concrete. What can be the unit of that? Like distance per time. No, cubic Yeah, foot per not the distance, मीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, मतलब मीटर Yeah. क्यूब पर मिनट. right? मीटर क्यूब Yeah. पर आवर. ओके, मतलब आपका कंक्रीट का पंप है. ओके, फ्रॉम दैट पंप और फ्रॉम दैट पाइप, how much m cube concrete is being discharged per hour, right? So unit is m cube per hour. Over here we are talking about rate at which the concrete rises vertically. उसका यूनिट है मीटर पर आवर. दिस इज रेट ऑफ राइज, दैट इज रेट ऑफ डिस्चार्ज. नाउ ये मैं आपको डिटेल में बताता हूँ आगे. एंड लास्ट इज टी, कंक्रीट टेम्परेचर एट प्लेसिंग. ओके, इसके लिए जो हम लोग बात कर रहे थे कोएफिशिएंट का, C1 कोएफिशिएंट. कोएफिशिएंट फॉर वॉल्स विल बी 1, फॉर कॉलम्स इट विल बी 1.5. एंड C2, यहाँ पे अलग अलग टाइप के जो हम लोग बात कर रहे थे मिक्स डिजाइन, OP, RHPC और SRPC विदाउट एडमिक्सचर्स, विथ एनी एडमिक्सचर एक्सेप्ट रिटार्डर, विथ अ रिटार्डर. तो जो भी आपका कंक्रीट मिक्स है उस हिसाब से उसका कोएफिशिएंट चेंज होगा. नाउ if you properly analyze this entire formula, density of concrete is constant, it won't change much. C1 coefficient जो है that will be either 1 or 1.5, nothing other than that. C2 का वेरिएशन आप देखिए 0.3 to 0.6. okay, that won't affect that much on the pressure. Vertical formwork height, अभी हम लोग जो दो एग्जांपल्स की बात कर रहे थे, 0.8 मीटर बाय 0.8 मीटर एंड 1.5 बाय 1.5. ओके, कीप दिस इन माइंड कॉन्स्टेंटली. वी आर टॉकिंग दोनों का हाइट सेम है, दोनों का पोर हाइट सेम है. ओके, तो ये मैटर नहीं करेगा ज़्यादा बिकॉज हाइट इज सेम. टेम्परेचर दोनों का सेम है, कंक्रीट टेम्परेचर. ये पूरा फॉर्मूला में अगर आप देखोगे, व्हाट इज ड्रास्टिकली अफेक्टिंग द Pmax calculation is R, capital R, rate at which the concrete rises vertically up the form. Now, when any point of time your discharge is constant, दोनों कॉलम में आप सेम पंप से कंक्रीटिंग कर रहे हो, मतलब आपका m क्यूब पर आवर फिक्स्ड है, दोनों कॉलम का हाइट फिक्स्ड है, बट सेम डिस्चार्ज से आप 800 बाय 800 का कॉलम जो है वो अगर 15 मिनट में भरने वाला है, वहीं आपका 1.5 मीटर बाय 1.5 मीटर का कॉलम 1 मीटर में भरने वाला है. यू आर गेटिंग द डिफरेंस. तो रेट एट विच कंक्रीट राइजेस वर्टिकली, इसमें आर ज्यादा होगा 800 बाय 800 में, करेक्ट. वेराज 1.5 बाय 1.5 में उसको फैलने के लिए थोड़ा ज्यादा जगह है, इसीलिए वो लेट भरेगा, वॉल्यूम ज्यादा है. ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, Okay. sir. तो हमेशा आपका जो प्रेशर है वो छोटा क्रॉस सेक्शन एरिया में ज्यादा होगा. वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. एंड उसका प्रेशर डायग्राम जो है यहाँ पे जैसे दिख रहा है, हमेशा वैसा होता है कि नीचे सबसे ज्यादा कंक्रीट प्रेशर होता है. एज यू गो अप फिलिंग द कॉलम, जैसे जैसे आपका कॉलम भरते जाएगा, आप ऊपर ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, वो प्रेशर बिल्कुल नहीं रहता है. ओके, अभी ये हो गया सीरिया फार्मूला का हम लोग बात कर रहे हैं, बट ये फार्मूला एक चीज में एक्सेप्शन है. ये फार्मूला अगर हम लोग सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट यूज करते हैं तो वी कैन नॉट अप्लाई दिस फार्मूला, बिकॉज सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट का जो वो ज़्यादा फ्लूइड स्टेट में होता है, तो उसका ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आता है. तो उसके लिए हम लोग Pmax का फॉर्मूला यूज करते हैं, D/H, सिंपल. मतलब अगर आपका 3 मीटर का कॉलम आपको कास्ट करना है तो 25 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर पर MQ आपका कंक्रीट का डेंसिटी है. D इज 25, H इज 3 मीटर्स, तो 25 इंटू 3 आपका प्रेशर आने वाला है 75 किलो न्यूटन पर 75 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर ऑन द शटर. क्लियर? 75 किलो न्यूटन वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम प्रेशर जो कि बॉटम में आएगा, नॉट द कांस्टेंट प्रेशर. प्रेशर वर्टिकल्स में कांस्टेंट नहीं होता है, राइट?
So in case of self-compacting concrete, simple formula is D by H. Clear? So self-compact, yeah. So I did not get the significance of C1 and C2. Can you? This is a coefficient. For walls, the coefficient will be 1 standard, and for columns, it will be standard coefficient of 1.5. Okay. ठीक है. Now, अभी कोई तो बात कर रहा था कि as per IS code 1.5 मीटर का हम लोग कास्टिंग कर सकते हैं, जो हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था. आई विल अगेन रिपीट कि 1.5 मीटर इज एज पर IS code, but that is not followed anywhere unless the structural consultant is very strict, or we are using very old methods, then only this is applicable. Otherwise, I have personally casted 8 meters, 9 meters columns at a stretch, piers, जो फ्लाईओवर्स की वगैरह पियर्स होते हैं. तो जनरली उस केसेस में सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट यूज होता है. ज़्यादा बड़ा कॉलम है तो वाइब्रेटर नीचे नहीं डाल सकते हैं टिल द बॉटम, तो उसको एक्सटर्नल वाइब्रेटर्स लगाते हैं. ठीक है. एक्सटर्नल वाइब्रेटर इज नथिंग बट अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काइंड ऑफ, जो उसको शटर को फिक्स प्लेस करके वो बाहर से वाइब्रेट करता है. ठीक है. Now we'll go through a typical formwork scheme of columns conventional में. Now ये conventional का एडवांटेज क्या होता है इस केस में कि प्रेशर के केस में हम लोग हमेशा ये दिमाग में रख के चलते हैं कि मॉड्यूलर फॉर्मवर्क या पैनल्स फॉर्मवर्क जो रेडीमेड आजकल मिलते हैं मार्केट में, प्लास्टिक के होते हैं, स्टील के होते हैं, वो लगाने से फास्ट काम होता है या जो भी होता है. देयर लॉट ऑफ एडवांटेजेस, बट सबसे बड़ा कन्वेंशनल का एडवांटेज क्या है? अभी हम लोग बात कर रहे थे प्रेशर का. अभी जब आप फैक्ट्री मेड कोई भी शटर लेते हो या मॉड्यूलर शटर लेते हो, पैनल लेते हो, स्टील का पैनल हो गया या फिर एल्यूमिनियम का पैनल हो गया, उस केस में क्या होता है, फैक्ट्री से बना हुआ शटर है, स्टैंडर्ड सिस्टम है. उस केस में जो सप्लायर है वो डिफाइन करता है कि मेरा जो पैनल का सिस्टम है वो इतना लोड ले सकता है या इतना प्रेशर के लिए ही डिजाइंड है. तो जनरली वो होता है 55 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के आसपास. उससे ज़्यादा जनरली डिज़ाइन नहीं करते हैं फॉर ऑप्टिमाइजेशन, कि वॉल में भी यूज़ हो जाए, कॉलम में भी यूज़ हो जाए. इस दिमाग में रख के 55-60 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से मॉड्यूलर सिस्टम डिज़ाइन होता है. और आपको रिवर्स वर्क करना पड़ता है साइट पे. अगर मेरा प्रोडक्ट है, फॉर्मवर्क मैन्युफैक्चरर हूँ मैं एक स्टैंडर्ड सिस्टम डिज़ाइन कर रहा हूँ, मैं स्टैंडर्ड पैनल बेच रहा हूँ, पैनल सिस्टम, तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरा जो सिस्टम है वो 60 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर का ही लोड ले सकता है, राइट. उस हिसाब से आपको साइट पे रेट ऑफ राइज जो है वो कंट्रोल करना है. तो मैं बताऊंगा कि एज अ फॉर्मवर्क सिस्टम मेरा है, तो मैं बताऊंगा कि आपको एक कॉलम कितना टाइम में आपको भरना है, उससे पहले आप नहीं भर सकते, राइट. बट कन्वेंशनल का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, कन्वेंशनल मतलब हम लोग बात कर रहे हैं प्लाईवुड और टिम्बर शटर्स का जो हम लोग साइट पे बनाते हैं, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि मैं पहले से डिसाइड कर सकता हूँ कि अगर मेरा 800 बाय 800 का कॉलम है, 3 मीटर हाइट है, मुझे 15 मिनट में भरना है, तो इतना प्रेशर आने वाला है. तो वो प्रेशर को दिमाग में रख के मैं अपना शटर डिजाइन कर सकता हूँ, जो कि मॉड्यूलर में पॉसिबल नहीं है. मॉड्यूलर में आपको डिजाइन पी मैक्स ऑलरेडी पता है, आपको आर कैलकुलेट करना है और वो मेंटेन करना है साइड पे, राइट. ये हो गया बेसिक डिफरेंस. अभी हम लोग बात कर रहे थे कन्वेंशनल फॉर्मवर्क का. तो एक शटर बनता कैसे है, एक आइडियल शटर कैसे बनना चाहिए? सर ये जो प्रेशर कैलकुलेशंस हम देख रहे हैं, कंक्रीट का प्रेशर कैलकुलेट करते हैं. जब आपने बताया कि कॉलम को साइड से सरफेस वाइब्रेटर्स भी लगाते हैं इन केस ऑफ बिगर हाइट्स, तो वो प्रेशर नहीं एक्सर्ट करता फॉर्मवर्क पे ऊपर? नहीं करता है ना. सी वो जो सपोर्टिंग अरेंजमेंट है, सपोर्टिंग अरेंजमेंट वैसे डिजाइन किया होता है. इट इज जस्ट वाइब्रेशन टेक्निक. बाकी रेस्ट, तो या यू कंप्लीट योर पॉइंट.
या मीन्स वो प्रेशर भी हम लोग कंसिडर करते हैं Exactly. इन द डिजाइनिंग ऑफ फॉर्मवर्क। yes, वो प्रेशर भी कंसिडर करना पड़ता है। right? So now we are talking about typical formwork scheme of column। तो जैसे हमने लास्ट टाइम फुटिंग्स में बात किया था, कोई बता सकता है सेकेंडरी का स्पेसिंग कैसे डिफाइन होता है, किस चीज से डिफाइन होता है? लास्ट टाइम हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया था। हाउ डू वी डिफाइन द स्पेसिंग ऑफ सेकेंडरी मेंबर्स, और व्हाट इज दैट क्राइटेरिया व्हिच डिफाइंस द स्पेसिंग ऑफ सेकेंडरी मेंबर्स? एनी आंसर? हेलो सर। हम्म, प्राइमरी के स्ट्रेंथ के ऊपर सर। प्राइमरी का स्ट्रेंथ के ऊपर? मतलब प्लाईवुड की स्ट्रेंथ। प्लाईवुड का स्ट्रेंथ, राइट। सेकेंडरी का स्पेसिंग जो है आपका शीटिंग का प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगा। तो जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, आई विल रिपीट इट अगेन। लेट्स से आई एम यूजिंग 3 इंच by 4 इंच टिम्बर एज अ सेकेंडरी मेंबर फॉर कॉलम शटर बोर्ड मेकिंग। ओके, अगर कोई मुझे बोलता है कि 3 by 4 का टिम्बर की जगह पे आप ISMC चैनल यूज करो और उसका स्पेसिंग बढ़ाओ, तो क्या मैं बढ़ा सकता हूं? बिकॉज टिम्बर की जगह पे मैं चैनल यूज कर रहा हूँ, स्टील का चैनल, तो उसका प्रॉपर्टीज काफी ज्यादा होता है, मतलब इट्स स्ट्रॉन्गर सेक्शन, राइट। टिम्बर से तो काफी स्ट्रॉन्ग होगा स्टील। तो क्या मैं सेकेंडरी का स्पेसिंग बढ़ा सकता हूँ? अगर आपने किया तो उसका फर्क प्राइमरी में पड़ेगा, लेकिन सेकेंडरी में कुछ नहीं होगा। एग्जैक्टली। सेकेंडरी, आपका सेकेंडरी का स्पेसिंग कैसे डिफाइन हुआ है? आपका प्लाईवुड का प्रॉपर्टीज पे, मतलब आपने प्लाईवुड का पहले चेक किया, आपको ये पता चला कि प्लाईवुड अगर 300 mm अगर स्पेसिंग से ज्यादा जाता है तो आपका प्लाईवुड डिफ्लेक्ट होने वाला है, तो इसीलिए आपका सेकेंडरी का स्पेसिंग 300 mm आया। तो अभी आप सेकेंडरी टिम्बर की जगह पे स्टील भी यूज करोगे तो भी आपका स्पेसिंग वही रहने वाला है, राइट। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ ऑप्टिमाइज डिजाइन। तो कहीं पे आप स्टील की जगह पे आप टिम्बर यूज कर सकते हो 3 by 4 का। मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है, 3 by 4 का टिम्बर, 3 इंच by 4 इंच का टिम्बर भी ओवर डिजाइन हो रहा है, तो मैं 2 by 3 का टिम्बर यूज कर सकता हूँ। तो जितना आपका कैलकुलेशन प्रॉपर होगा, ऑप्टिमाइज होगा, जो हमने लास्ट टाइम बात किया था, मेरा अलाउएबल डिफ्लेक्शन लेट्स से 3 mm का है, बट मेरा एक्चुअल डिफ्लेक्शन जो मैं शटर बनाया है, एक्चुअल डिफ्लेक्शन 1 mm का ही आ रहा है, तो मैं उसको 2 mm 2.5 mm तक ले जा सकता हूँ, राइट, उसका स्पेसिंग बढ़ा के। उससे क्या होगा, मेरा मटेरियल कम लगेगा। और अगर हम लोग पूरा प्रोजेक्ट का जब बात कर रहे हैं, तो एक शटर में अगर आपका एक टिम्बर कम हो गया तो पूरा प्रोजेक्ट पे आप सोचिए आप कितना कॉस्ट सेविंग कर सकते हो। तो ये जनरली क्या होता है, वी डोंट गो इन दैट डेप्थ टू एनालाइज ऑल दिस थिंग्स, बट इट गिव्स अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन कॉस्टिंग। प्रोजेक्ट खत्म होते होते यू विल फाइंड पूरा एक साइड में डंप यार्ड होता है, पूरा शटरिंग का स्क्रैप, प्लाईवुड का, टिम्बर का, just because we have not planned the things properly। ओके, एक शटर हमने पहले डिसाइड कर लिया कैलकुलेट करके कि मेरा सेकेंडरी का स्पेसिंग कितने पे आने वाला है। बेस्ड ऑन दैट वी टुक अ प्लाईवुड शीट। अभी प्लाईवुड शीट भी हमको ये दिमाग में रख के चलना है, मिनिमम वेस्टेज। तो प्लाईवुड शीट जो हम लोग हमेशा बात कर रहे हैं 1.22 by 2.44 का स्टैंडर्ड शीट आता है, तो वही शीट आपको लेना पड़ता है। ओके, आपको भले क्या कुछ किसी भी साइज का रिक्वायरमेंट हो, आपको उसी में से कटिंग करना है। तो ये जो माइक्रो लेवल प्लानिंग है, ये ऑफिस में होना चाहिए बिफोर द स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट। तो हमने प्लान कर लिया कि पहले हमने जो स्टार्टिंग में डिप्लॉयमेंट देखा कि हमको ये पता चल गया कि ये कॉलम का 40 में से हम लोग 10 सेट लगा रहे हैं या 13 सेट लगा रहे हैं जो, तो वो सेट ऐसा हो कि उसका रिपीटिशन उस हिसाब से मिले। ओके, अगर मुझे कम रिपीटिशन लेना है तो मैं कम डेंसिटी वाला प्लाईवुड यूज करूंगा, ज्यादा रिपीटिशन लेना है ज्यादा डेंसिटी वाला प्लाईवुड यूज करूंगा। ओके, और उस हिसाब से
हम शटर मेकिंग करते हैं। नाउ शटर मेकिंग भी ऐसा करना है कि एक शटर, एक प्लाईवुड बोर्ड 1.2 बाई 2.44 का एक प्लाईवुड का बोर्ड में से मैंने अगर इतना कट कर दिया ये कॉलम के लिए, तो बचा हुआ प्लाईवुड मैं कहाँ पे यूज कर सकता हूँ ऑप्टिमाइज करने के लिए विथ मिनिमम वेस्टेज। दैट प्लान शुड ऑल्सो बी रेडी इन योर माइंड। ये कॉलम का ये शटर बन गया, बचे हुए प्लाईवुड से मैं इधर बीम साइड कर सकता हूँ, सॉरी छोटा शटर, छोटा बीम बॉटम है और या छोटा पीस बच रहा है तो उससे मैं बीम साइड करूंगा या बीम बॉटम करूंगा। वो कैलकुलेशंस ऑन पेपर पहले आपके पास होने चाहिए। और दूसरा चीज है कि एक परफेक्ट प्रोजेक्ट रन करने के लिए देयर शुड ऑलवेज बी अ सेपरेट शटरिंग यार्ड, जहाँ पे शटर बन रहा है और वहां से साइड पे इशू हो रहा है। इन आइडियल कंडीशंस दिस विल बी कॉल्ड एज आइडियल कंडीशन। क्यों? बिकॉज जनरली आप साइट पे देखते हैं, हमारा एक्सपीरियंस ये है कि साइट पे जब हम लोग ये देते हैं, प्लाईवुड देते हैं, टिम्बर देते हैं, तो साइड पे कटिंग चालू हो जाता है हर एक चीज में, प्लाईवुड कटिंग, टिम्बर कटिंग, एंड इट लीड्स टू वेस्टेज। वही अगर एक डेडिकेटेड शटरिंग यार्ड है जहाँ पे एक डेडिकेटेड फोरमैन बिठा के रखा है जिसके पास कैलकुलेटेड ड्राइंग्स है, जिसने कैलकुलेशन करके ये बनाया है, एक ड्राइंग बनाया है और वो कारपेंटर को दे रहा है कि ऐसे कट करके एक बोर्ड बनाओ, और वो बोर्ड में ऑलरेडी टाई रॉड के होल्स हमने मार के दिए हैं, तो वो मूवमेंट भी इजी हो जाता है। मैंने अभी जैसे ये कॉलम है, ये कॉलम का शटर बनाया। शटर कैसे बनता है? तो ये देखिए, ये पैनल 1 है। पैनल 1 क्या है? जो लॉन्गर डायरेक्शन का है 750 mm का, दैट इज पैनल 1, और दूसरा 450 mm का साइड है पैनल 2। तो हमने क्या किया है, पैनल 1 में 12 mm का गैप रखा है एंड में। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 12 mm का प्लाईवुड कम रख रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि जो कॉर्नर्स है, कॉलम के जो कॉर्नर्स हैं वो हमारे परफेक्ट जॉइंट थे। यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जॉइंट आपका स्लरी लीक होने से बचाएगा, ये आपका कॉर्नर सिक्योर करेगा। तो आपका जो शटर मेकिंग है, ठीक है, ये आपका एक शटर का एलिवेशन है, ये पूरा प्लाईवुड, उसके पीछे सेकेंडरी मेंबर्स और ये स्टिफनर्स, ये एक बोर्ड बन गया है। ये बोर्ड स्टैंडर्ड बोर्ड है P1 का। नाउ इसके ऊपर अगर आपको और चैनलाइज करना है तो आप इसके ऊपर मार्किंग कर सकते हो कि ये ठीक है P1 है। तो आपको हर बार साइड पे जब मूव होगा शटर तो आपको पता रहेगा कि ये P1 है, ये कहाँ पे लगने वाला है। जनरली क्या होता है, एक शटर हम लोग बनाते हैं साइड पे, वो उस कॉलम की बजाय दूसरा कॉलम में गलती से चला गया, क्योंकि साइड पे होता क्या है, एवरीवन इज इन अ हरी, सबको फास्ट काम करना है, प्रेशर होता है कि आज कंक्रीट करना ही है, आज शटर लगना ही चाहिए। तो एक शटर 750 का अगर दूसरे कॉलम में चला गया, वहां पे 600 mm का है, तो वो क्या करेगा, कट कर देगा, दूसरा शटर बना देगा उसका, और इसके लिए फिर वापस नया शटर बनाना पड़ेगा। तो प्रॉपर मूवमेंट जो है शटर का वो भी वेल डिफाइंड अगर हम लोग पहले से ही करते हैं कि ये शटर इस कॉलम के लिए बना है, उसके पीछे उसका मार्किंग है, ये उसके टाई रॉड के लोकेशंस आने वाले हैं, तो वो शटर अगर वही कॉलम में लगता है तो आपका टाई रॉड का भी लोकेशंस के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। नाउ ये फर्स्ट डायग्राम में हमने देखा शटर कैसे लगेगा, चारों शटर्स। सेकेंड डायग्राम इज विथ वेलर्स या फिर प्राइमरी मेंबर्स। ये हमारा प्राइमरी है और ये टाई रॉड्स है। तो एक शटर बनाने के लिए या एक फॉर्मवर्क कॉलम का बनाने के लिए हमको क्या क्या चीज़ें लगती हैं। प्लाईवुड, कन्वेंशनल का शटर का बात करें, प्लाईवुड 12 mm या 18 mm जो भी आपके पास अवेलेबल है, जिस प्लाईवुड का टाइप आपके पास अवेलेबल है उस हिसाब से आपका टिम्बर का रिक्वायरमेंट 2 इंच बाय 3 इंच और 3 इंच बाय 4 इंच। जनरली इफ वी टॉक अबाउट द थंब रूल, ओके, इफ वी टॉक अबाउट द थंब रूल, जितना भी स्क्वायर मीटर आपका फॉर्मवर्क एरिया है या जितना स्क्वायर मीटर आपको प्लाईवुड लगने वाला है, जनरली वो स्क्वायर मीटर का 1.1 या 1.2 आपका CFT टिम्बर लगता है।
मतलब अगर 1000 स्क्वायर मीटर का प्लाईवुड लगने वाला है तो पूरा प्रोजेक्ट का मतलब स्लैब, बीम, कॉलम सब का एवरेज पकड़ेंगे तो 1000 स्क्वायर मीटर इंटू 1.1 1100 CFT आपको टिम्बर लगेगा ऐसे। देन थर्ड है मास्किंग टेप, फोर्थ है PVC पाइप एंड कोन। नाउ आई हैव कैटेगराइज्ड दिस इनटू 3 डिपार्टमेंट्स या 3 टाइप्स। वन इज कंज्यूमेबल, प्लाईवुड कम्स अंडर कंज्यूमेबल, जो साइट पे कंज्यूम होने वाला है। प्लाईवुड ऐसा चीज है क्या कि एक प्रोजेक्ट से हम लोग दूसरा प्रोजेक्ट में, दूसरा से तीसरा प्रोजेक्ट में यूज करते जाएंगे? नो, प्लाईवुड टिम्बर वही प्रोजेक्ट पे पूरा कंज्यूम हो जाता है। मास्किंग टेप प्रोजेक्ट पे कंज्यूम हो जाता है, PVC पाइप एंड कोन कंज्यूम हो जाता है, इसलिए दैट कम्स अंडर कंज्यूमेबल कैटेगरी। और दूसरा है रीयूजेबल या जो एसेट टाइप है, टाई रॉड्स एंड रिंगनेट्स, जो कि हम लोग रिपीट करते हैं, सेम टाई रॉड दूसरे इसमें लगा सकते हैं। बट रीयूजेबल और एसेट में क्या फर्क है आप समझिए। टाई रॉड का लेंथ अगर मैं एक कॉलम के हिसाब से कट कर दूं तो वो जनरलाइज नहीं होता है, कि ऐसा नहीं कि वो टाई रॉड मुझे सभी जगह पे लग जाएगा। कॉलम का विड्थ का हिसाब से या वॉल का विड्थ का हिसाब से आपका टाई रॉड का लेंथ डिफाइन होगा, राइट? तो दैट कम्स अंडर टेम्पररी एसेट काइंड ऑफ कैटेगरी। और थर्ड है एसेट। एसेट मतलब जैसे वेलर्स हैं, अलाइनर्स हैं या स्कैफोल्डिंग जो लगा रहे हैं, वो एसेट कैटेगरी है। आपका कोई भी टाइप का प्रोजेक्ट हो, आपको ये चीजें वैसी की वैसी आप लगा सकते हो, इसलिए एसेट कैटेगरी में आता है, राइट? नाउ जब हम लोग टेंडर का बात कर रहे थे तो ये डिफरेंशिएट मैंने इसलिए किया क्योंकि टेंडरिंग में क्या होता है, सपोज एक प्रोजेक्ट पे मुझे 1 करोड़ का फॉर्मवर्क का मटेरियल खरीदना पड़ रहा है, ठीक है, जैसे कि प्रॉप्स हैं, स्पैन है, कपलॉक है। तो अगर 1 करोड़ का मटेरियल मैं खरीद रहा हूँ और वो पूरा 1 करोड़ में अगर वो प्रोजेक्ट पे लोड करता हूँ तो वो प्रोजेक्ट बिडिंग में उसका कॉस्टिंग बहुत हाई जाएगा और हमको कभी प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। इसलिए जनरली सभी कंपनीज, कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनीज क्या पॉलिसी यूज करती हैं कि मटेरियल हेड ऑफिस में परचेज होता है और अपने ही साइट पे एक फिक्स्ड परसेंटेज पे रेंट पे देते हैं या फिर उसका डिप्रिशिएशन होता है। मतलब अगर 1 करोड़ का मटेरियल मैं लेता हूँ तो जो प्रोजेक्ट पे वो मान के चले 10 महीना यूज होने वाला है और मंथली रेंट हमने फिक्स किया है 2.5%, तो 1 करोड़ का 2.5% इंटू 10 मंथ्स, उतना ही कॉस्ट जो है वो प्रोजेक्ट पे पर्टिकुलरली लोड होगा। क्योंकि अल्टीमेटली ये जो मटेरियल है वो उसी प्रोजेक्ट के लिए नहीं है, वो उसके बाद दूसरे प्रोजेक्ट में भी वही मटेरियल जाने वाला है। तो इट विल बी वेरी अनफेयर इफ यू आर लोडिंग एंटायर कॉस्ट ऑन दैट प्रोजेक्ट, राइट? ये कॉन्सेप्ट आपको समझ गया? दिस इज स्टैंडर्ड पॉलिसी जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी जनरली यूज करती हैं, ताकि वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे उसका प्रोपोर्शनेट कॉस्ट, जितना मैंने यूज किया उतना ही कॉस्ट मुझे बुक हो रहा है, तो आपका बिडिंग में भी आपका कॉस्ट कम हो सकता है। तो हमने देखा पैनल मेकिंग, जैसे यहाँ पे एज पर कैलकुलेशन आया है 175 mm सेकेंडरी का स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर, तो उस हिसाब से हमने टिम्बर प्लाईवुड लिया, प्लाईवुड के पीछे टिम्बर नेल कर दिए और लास्ट में 12 mm का गैप छोड़ दिया ताकि मेरा जो कॉर्नर का ये वाला शटर है ये आके कॉर्नर में उसके साथ अटैच हो जाए। अगर आपको और ऑप्टिमाइजेशन करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास क्रेन है साइड पे और काम फास्ट करना है तो ये एक ऑप्शन बहुत अच्छा वर्कआउट होता है कि आप पूरा एल शेप का एक शटर बना दीजिए और पूरा का पूरा एल शेप शटर क्रेन से उठा के नेक्स्ट लोकेशन पे रख दीजिए। क्योंकि इससे क्या फायदा होता है, फास्ट काम कैसे होता है, क्योंकि अदरवाइज हमको क्या करना पड़ता, हर बार वेलर खोलना है, पहले टाई रॉड खोलना है, वेलर खोलना है, फिर इंडिविजुअल शटर खोलना है, इंडिविजुअल शटर मैन्युअली उठा के दूसरी जगह पे जाके लगाना है, राइट? तो अगर आपके पास प्रोजेक्ट पे टाइम कम है, फास्ट काम करना है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है कि आप एल शेप शटर बना के उसको वेलर भी एल शेप में कनेक्ट कर दीजिए। तो ये 2 वेलर्स हैं, ये एक वेलर है और ये एक वेलर है जिसको एल शेप स्पाइस प्लेट से कनेक्ट किया है।
नट बोल्टिंग से। तो ये छोटे छोटे इनोवेशंस है जो साइट पे काफी आपका टाइम सेव कर सकते हैं। देन वी मूव टू सर्कुलर कॉलम। कॉलम सिर्फ रेक्टेंगुलर या स्क्वायर नहीं होते हैं, सर्कुलर भी होते हैं। तो सर्कुलर कॉलम्स में 99% हम लोग MS का शटर बना के यूज करते हैं, बिकॉज वो सबसे बेस्ट फिनिश भी देता है और रिजिड भी होता है। बट एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपका प्रोजेक्ट पे काफी रिपीटिशंस है तो ये ऑप्शन फिजिबल है। अदरवाइज अगर 5 या 6 रिपीटिशन है उसके लिए अगर हम लोग MS का पूरा शटर बनाते हैं, फैब्रिकेट करते हैं, तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? अभी जैसे 400 mm का डाया का कॉलम है या 800 डाया का कॉलम है, तो उसके लिए मैं शटर डिजाइन करके फैब्रिकेट करके ला रहा हूँ साइड पे। बट नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे अगर 800 का 810 भी हो रहा है तो भी वो शटर नहीं लगता है, तो इट्स शेयर वेस्ट, राइट? तो अगर रिपीटिशंस कम है तो हम लोग राउंड प्लाईवुड का शटर बना के उसको कन्वेंशनल के तरीके से भी काम कर सकते हैं। अभी ये दिमाग में रखिए, राउंड शटर्स या कर्वेचर शटर्स के लिए 12 mm का स्टैंडर्ड प्लाईवुड नहीं चलता है। आपको इधर 6 mm छोटा, एकदम छोटा रेडियस है, सर्कुलर कॉलम है तो 6 mm, या फिर कर्वेचर है बड़ा तो 9 mm। ये प्लाईवुड बेंड होते हैं। 12 mm का प्लाईवुड बेंड नहीं होता है इतना कर्वेचर में, वो उससे पहले टूट जाएगा, राइट? तो 6 mm या 9 mm का जनरली प्लाईवुड राउंड कॉलम्स के लिए ओनली 6 mm, कर्वेचर होगा तो वी कैन यूज 9 mm। तो ये अगर हम लोग बात कर रहे थे जो इनिशियली हमने एक टेंडर वर्किंग का एक ये देखा, फ्लोर टू फ्लोर हाइट 3.6 है या नीचे के फ्लोर्स में ज्यादा हाइट था, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट लिफ्ट कास्ट करना पड़ेगा, वही शटर उठा के हमको सेकंड लिफ्ट में कास्ट करना पड़ेगा, 2 लिफ्ट में एक कॉलम कास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा शटर जो है वो टिपिकल हाइट के हिसाब से डिजाइन है, करेक्ट? नाउ इसमें क्या है, आप 4-1 में देखिए, एक बार कास्टिंग कर दिया, वही शटर उठा के हम लोग लेवल फर्स्ट लिफ्ट में ले जा रहे हैं। तो ये सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है, बिकॉज आपने अगर बहुत अच्छे तरीके से शटर बनाया है, बहुत केयरफुली आपने उसको लगाया है, कंक्रीटिंग अच्छे से किया है, और आपने डी शटर होने के बाद देखा कि आपका जो सरफेस फिनिश है वो ब्यूटीफुल है, जो जैसा चाहिए वैसा सरफेस फिनिश आपको मिला है। बट जब आप नीचे का शटर उठा के ऊपर लगाते हो और उसको प्रॉपरली नीचे से पैक नहीं करते हो, तो जब आप ऊपर से कंक्रीट डालोगे 4-2 में, तो नीचे से अगर स्लरी लीक होगा तो नीचे का जो कंक्रीट किया हुआ कॉलम है जिसका फिनिश ऑलरेडी बहुत अच्छा आया है, वो कॉलम आपका पूरा स्पॉइल हो जाता है। तो इसीलिए ये एक टिपिकल अरेंजमेंट आप देख रहे हो। कभी भी आपके पास 2 ऑप्शन है, इधर वो शटर उठा के ऐसा डिजाइन करो कि इसका जो टॉप का टायर रॉड होल है वो इसका नीचे का टायर रॉड के होल से मैच हो जाए, तो जो कंक्रीट में के अंदर टायर रॉड होल रह चुका है नीचे का कंक्रीट में, उसी के अंदर से टायर रॉड पास करके हम लोग ऊपर का शटर पैक कर देते हैं। ये एक ऑप्शन है और सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि टायर रॉड से अगर आप एग्जिस्टिंग कंक्रीट को टाई कर रहे हो तो नथिंग लाइक इट, स्लरी लीक होने का चांस ही नहीं है। बट वो अगर ऑप्शन नहीं है तो आपको स्टेजिंग खड़ा करके या नीचे से सपोर्ट दो या स्टेजिंग खड़ा करो, वटेवर, ये जो पोर्शन है ये आपको इंश्योर करना है। मिनिमम 100 mm का ओवरलैप देना जरूरी है, स्लरी लीक ना हो इसलिए, ठीक है? और अगर आप स्टेजिंग खड़ा कर रहे हो, स्कैफोल्डिंग खड़ा कर रहे हो, स्कैफोल्डिंग खड़ा कर रहे हो, तो देयर आर चांसेस कि ये सिंगल स्कैफोल्ड है, ये टॉपल हो सकता है अगर बड़ा हाइट है तो, ठीक है? तो उस केस में ये एक ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे। हम लोग क्या कर रहे हैं, जो नीचे कंक्रीट हो चुका है उसका टायर रॉड का जो होल है उसमें से टायर रॉड पास करके, इधर वेलर है, परपेंडिकुलर वेलर रन करके दोनों स्कैफोल्डिंग को पकड़ के रख रहे हैं ताकि वो हिले ना, और दोनों स्कैफोल्ड सिंगल स्कैफोल्ड की तरह एक्ट हो। इसमें और एक चीज आपको ध्यान देनी है कि वेलर्स का पोजीशन, कोई भी कॉलम या वॉल का शटरिंग आप देखोगे, अगेन मैं ऊपर का आप इसमें जाता हूं, सबसे फर्स्ट डायग्राम, तो नीचे जो है वेलर का स्पेसिंग कम है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे वेलर का स्पेसिंग बढ़ा रहे हैं, बिकॉज
जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे कंक्रीट प्रेशर कम होते होते जीरो हो जाता है। बाय द टाइम आप यहाँ तक कंक्रीट करोगे आपका ऑलमोस्ट प्रेशर जीरो हो चुका होगा। ठीक है, तो कभी भी जो कॉलम का फॉर्मवर्क है या वॉल का फॉर्मवर्क है, नीचे वेलर का स्पेसिंग कम होता है। जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे वैसे वेलर का स्पेसिंग कम कर सकते हैं। ओके, बट जनरली क्या होता है, साइड पे स्कैफोल्डिंग नहीं है तो लोग इसी के ऊपर चढ़ के, वेलर्स के ऊपर चढ़ के ही डायमेंशंस वगैरह काउंट करते हैं, तो इसलिए ऊपर एक वेलर दे देते हैं, बट जिसका ज़रूरत नहीं है एज पर डिज़ाइन। दूसरा चीज़, अंदर से आपने देखा होगा तो वॉल और कॉलम में टॉप में हम लोग स्पेसर देते हैं अंदर के साइड से, जिसको हम लोग साइट लैंग्वेज में कांडा भी बोलते हैं। ये सुना है सबने ये वर्ड कांडा या फिर स्पेसर? ओके, तो उसका जरूरत सर हाँ हाँ सर सुना है नहीं ना? सुना है सर। नहीं सुना है, ओके। तो हम लोग वापस प्लान में आते हैं। ये कंक्रीट, ये कॉलम का प्लान है, ठीक है। आप इमेजिन कीजिए ये एक सिंगल शटर है, ओके। जब हम लोग कंक्रीट डालेंगे इसके अंदर, तब नीचे जब वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा कंक्रीट शटर के ऊपर, तब ऊपर से शटर अंदर की साइड में आने का कोशिश करेगा, राइट। सिंगल शटर है, नीचे आप नीचे से कंक्रीट उसको बाहर ढकेल रहा है, तो ऊपर से अंदर आने का कोशिश करेगा। यस ये सर। नेचुरल फेनोमिना है, इसीलिए हमेशा कॉलम में या वॉल में ऊपर हम लोग स्पेसर देते हैं, जिसको हम लोग कांडा भी बोलते हैं, जो अंदर की साइड से रहता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे दिखाऊंगा तो यहाँ पे ये ऐसा स्पेसर होता है जो उसको अंदर ना आने के लिए रोक के रखता है, जो हम लोग वुडन टिम्बर से बनाते हैं, ठीक है। ओके सर। ना राउंड कॉलम हो गया, ये हो गया। हम लोग आते हैं टाई रॉड्स के टाइप्स पे, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है आपको कॉलम में, ये हम कॉलम को, ये टाई रॉड है, ये एक टाई रॉड है, ये एक टाई रॉड है, ये एक टाई रॉड है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉलम को पकड़ के रख रहे हैं ताकि वो एक्सपांड ना हो। अगर बड़ा कॉलम है या वॉल है तो हम लोग बीच में से भी टाई रॉड देते हैं, ठीक है। तो टाई रॉड होता क्या है, कैसे दिखता है, कैसे काम करता है? तो ये स्टैंडर्ड टाई रॉड असेंबली है। इसमें क्या होता है, वॉल का लेंथ का हिसाब से हम लोग टाई रॉड का लेंथ एक्स्ट्रा पकड़ के, जो भी वॉल का लेंथ है उसमें पीवीसी ट्यूब आता है, पीवीसी पाइप, एज में कोन लगता है, ये भी पीवीसी का ही होता है, और यहाँ पे बीच में शटर लगता है, ये आपका शटर होगा। और शटर को बाहर से वेलर लगा के या विंगनट से टाइट होता है। जब कंक्रीट इसमें डालते हैं तो कंक्रीट होने के बाद हमारा टाई रॉड तो फ्री है अंदर, क्योंकि उसके ऊपर से पीवीसी पाइप है, तो हम लोग विंगनट लूज करके टाई रॉड निकाल लेते हैं। अगर आपका पीवीसी पाइप का क्वालिटी अच्छा है तो हम लोग पीवीसी पाइप भी निकाल सकते हैं, वो रियूजेबल कर सकते हैं। बट जनरली पीवीसी पाइप का क्वालिटी खराब होगा तो वो निकालते वक्त टूट जाता है, इसलिए मैंने उसको कंज्यूमेबल में पकड़ा था, राइट। ये हो गया स्टैंडर्ड टाई रॉड असेंबली। अगर बट ये पूरा असेंबली जो है कॉस्ट वाइज थोड़ा हाई जाता है। अगर आपको कन्वेंशनल तरीके से जाना है तो ये है स्प्रिंग कॉइल असेंबली। इसमें कुछ नहीं करना है, दो स्प्रिंग्स हैं, ये एक स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग है, जो मार्केट में मिलता है। ये स्प्रिंग को आपका जो भी वॉल का विड्थ है, वो विड्थ का हिसाब से आप ये जो रेनफोर्समेंट का बार है ये कट करके उसको वेल्ड कर सकते हो साइड पे। बाहर से कोन लगा के शटर लगाएंगे, शटर को होल करके इसके अंदर टाई रॉड पास करेंगे या नट पास करेंगे, ठीक है। तो ये टाई रॉड यहीं पे खत्म हो जाता है या नट यहीं पे खत्म हो जाता है। कास्टिंग होने के बाद ये जो पूरा असेंबली है ये कंज्यूमेबल है, वो कंक्रीट के अंदर ही रह जाता है, निकलता नहीं, ठीक है। पीवीसी कोन का जरूरत क्यों है, क्योंकि
अगर पीवीसी कोन नहीं लगाते हैं और ये स्प्रिंग कॉइल डायरेक्ट है, हम लोग शटर को लगाते हैं तो अपना कवर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट शटर को टच हो रहा है, तो इसलिए पीवीसी कोन लगाते हैं। जो भी होल होता है उसको बाद में ग्राउटिंग करते हैं ताकि स्लरी अपना वाटर प्रूफिंग हैम्पर ना हो, पानी इधर से उधर ना जाए। वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर जैसे वाटर टैंक है, उसमें ये कोई भी क्लाइंट जनरली ये अलाउ नहीं करता है। स्टैंडर्ड टाई रॉड असेंबली क्लाइंट अलाउ नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक कास्टिंग होने के बाद थ्रू आउट होल बन जाता है, तो आप कितना भी ग्राउटिंग करोगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ स्लरी लीकेज, आई मीन वाटर सीपेज। तो उस केस में वाटर स्टॉपर असेंबली या स्प्रिंग कॉइल असेंबली यूज होता है। स्प्रिंग कॉइल असेंबली हम लोग अगर से रिटेनिंग वॉल है या फिर वाटर टैंक का वॉल है जहाँ पे क्लाइंट टाई रॉड अलाउ नहीं कर रहा है, तो उस केस में हम लोग ये यूज करके इसको कंज्यूमेबल में डाल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है टाई रॉड असेंबली अलाउ नहीं है वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स में, तो ये आता है वाटर स्टॉपर बैरियर। ये इसमें और इसमें कुछ भी फर्क नहीं है, ओनली थिंग इज इसमें हम इसको एक बीच में ब्रेक लगा रहे हैं ताकि थ्रू आउट होल ना बने। ये जो पीस है जिसको हम लोग वाटर स्टॉपर बैरियर बोलते हैं, ये पीस अंदर से उसको होल होता है इधर से भी और इधर से भी, बट बीच में एक प्लेट होता है। तो इधर से ये वाला टाई रॉड अलग लगेगा, ये वाला टाई रॉड अलग लगेगा, तो दो टाई रॉड लगेंगे कट पीसेस में। मतलब यहाँ पे जितना लेंथ है टाई रॉड का उतना ही लेंथ यहाँ पे भी होगा, बट ये थ्रू आउट टाई रॉड होगा, ये दो पीसेस में होगा। ये वाला शटर का यहाँ से लगेगा, ये वाला शटर का यहाँ से लगेगा, बिकॉज बीच में आपका एक प्लेट आता है, ताकि आपका होल भी बनता है अगर कंक्रीट में तो वो थ्रू आउट होल नहीं रहेगा। अभी कंक्रीट होने के बाद क्या होता है, ये टाई रॉड निकल जाता है, ये टाई रॉड निकल जाता है, और ये वाटर स्टॉपर जो बैरियर है वो कंक्रीट के अंदर ही रह जाता है। तो जो होल है वो होल थ्रू आउट नहीं होता है, बीच में उसको पार्टीशन मिल जाता है, तो वाटर यहाँ से वहाँ पूरा ट्रांसफर नहीं हो सकता है। तो जनरली वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स के लिए ये यूज करते हैं। और पुराना तरीका अगर देखना है, मतलब बहुत कन्वेंशनल वे में हम लोग अगर काम कर रहे हैं, तो ये होता है गुग्गू नट, जिसको गुग्गू नट बोलते हैं। ये एक विगनट की तरह एक्ट होता है। शटर को लगाते हैं, इसमें से रेनफोर्समेंट रॉड बाहर निकाल के टाई रॉड, जैसे ये टाई रॉड बाहर निकला है, विंग नट की जगह पे ये गुग्गू नट लगता है और इसको हम लोग नट टाइट कर देते हैं। ठीक है, ये अपने साइट्स के कुछ फोटोज हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो शीटिंग, सेकेंडरी मेंबर, प्राइमरी मेंबर, टाई रॉड, विंग नट, अलाइनर। अभी यहाँ पे भी आप देख रहे हो तो नीचे वेलर का स्पेसिंग कम है, ऊपर वेलर का स्पेसिंग ज्यादा है। अगर डिजाइन के हिसाब से देखने जाएंगे तो ये वेलर का जरूरत नहीं है, बट ये वेलर इसलिए काम आता है कि यहाँ पे हमने स्कैफोल्डिंग नहीं लगाया, तो इसके ऊपर ही चढ़ के हम लोग मेजर करते हैं, उसका डायगोनल बराबर है कि नहीं, डायमेंशनल चेक करते हैं। ठीक है, एक जनरल चेकलिस्ट हम लोग देखते हैं कि कंक्रीट होने से पहले क्या चेक करना है। तो प्लाईवुड का सरफेस प्रॉपरली क्लीन्ड है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो देखना है। शटरिंग ऑयल जो हम लोग प्रॉपरली लगाया है कि नहीं। सबसे पहले तो अगर शटर रीयूज हो रहा है, एक कॉलम से निकाल के दूसरे कॉलम में लगा रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है उसके ऊपर का कंक्रीट साफ हुआ है कि नहीं। ना सिर्फ ऊपर का सरफेस का, बट साइड का भी, क्योंकि जब शटर आप एक दूसरे को जोड़ते हो और अगर उसके बीच साइड में कंक्रीट लगा हुआ है जो आपने साफ नहीं किया है, तो दूसरा शटर उसके साथ जोड़ते वक्त बीच में गैप आ जाएगा, उसमें से वापस स्लरी लीक होगा, वो वापस जम जाएगा, वापस तीसरा रिपीटेशन में आप उसका गैप और बढ़ते जाएगा। राइट, ये बेसिक चेकलिस्ट है। आपका वेलर जो है या प्राइमरी मेंबर जो है वो हर एक सेकेंडरी को प्रॉपरली सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। सब गैप्स जो हैं, दो प्लाईवुड का जॉइंट मास्किंग टेप से आपने सील किया है कि नहीं, कॉर्नर सिक्योर किए हैं कि नहीं। जैसे हम लोग बात कर रहे थे 4 लिफ्ट, 4-1 और 4-2, फर्स्ट लिफ्ट सेकेंड लिफ्ट, उसमें 100 mm का मिनिमम आपने ओवरलैप पकड़ा है कि नहीं।
कॉलम का स्टार्टर सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपरली हुआ है कि नहीं, स्टार्टर हुआ है तो आगे कॉलम आपका प्रॉपरली ही होगा। जो अभी हमने बात किया, स्पेसर कांडा इज प्रोवाइडेड और नॉट, कॉलम का हाइट जितना भरना है, ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। आप सोचिए आपको अगर कॉलम 2.4 मीटर हाइट का भरना है, कॉलम कहाँ तक भरते हैं हम लोग, जहाँ तक बीम का बॉटम आता है, ठीक है। अगर 2.4 तक आपको कॉलम कास्ट करना है, उसके ऊपर बीम स्टार्ट हो रहा है, अगर मैं 2.4 की जगह पे 2.2 कास्ट करता हूँ, 20 mm कम कास्ट करता हूँ, 200 mm डाउन कास्ट करता हूँ, तो बाद में वो इतना बड़ा हेडेक बन जाता है कि बीम के साथ उसको कास्ट करना पड़ता है, बीम के साथ, और वो पूरा जिसको हम लोग कॉलम टोपली बोलते हैं, तो उसमें से वापस स्लरी लीक होकर आपका कॉलम का फिनिश बिगड़ने वाला है। तो ये हमेशा याद रखिए कि अगर आपको एक्यूरेट फिनिश चाहिए या डायमेंशनल एक्यूरेसी चाहिए, तो आप सबसे पहले ये इंश्योर कीजिए कि आपका कॉलम एग्जैक्ट बीम बॉटम तक भरा है। थोड़ा ऊपर भरा होगा चलेगा, बट नीचे नहीं होना चाहिए। अगर आप ये इंश्योर करते हो तो आपका बीम बॉटम लगाने में ये दिक्कत नहीं होता है, बीम साइड लगाने में दिक्कत नहीं होता है, और जो बीम जंक्शन है, दो बीम के जंक्शन कॉलम के पास, वहां पे जो पोर्शन बच जाता है उसको लगाने में भी दिक्कत नहीं होता। कंक्रीट होते वक्त क्या चेक करना है कि रेट ऑफ राइज सबसे इंपॉर्टेंट, जो हमने बात किया कि रेट ऑफ राइज कितना मेंटेन करना है, उस हिसाब से हम लोग मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं। या पता चला कंक्रीट पोर जो कर रहा है, कंक्रीटिंग वाले को जल्दी घर जाना है, उसने फटाफट कंक्रीट डाल दिया, जो डिजाइन कर के हिसाब से 1 घंटे में भरना चाहिए था, वो आधे घंटे में कॉलम भर दिया, कॉलम फेल हो गया। और हम लोग बात करते हैं कि शटरिंग बराबर नहीं था, शटरिंग तो बराबर था, राइट, शटरिंग प्रॉपरली बनाया था, कंक्रीटिंग बराबर नहीं हुई, बट ये किसी के दिमाग में नहीं आता है कि कंक्रीटिंग बराबर नहीं हुआ, जितना टाइम में भरना था उतना टाइम में नहीं भरा। फिलिंग लेवल ऑफ कॉलम कंक्रीट करते वक्त जहाँ तक भरना है वहीं तक भर रहे हैं हम लोग। जैसे हमने लास्ट टाइम बात किया था कि जनरल एक रिस्क ये रहता है अपलिफ्ट का, कंक्रीट होते वक्त कॉलम का शटर ऊपर उठने का चांसेस होता है। तो कंक्रीट होते वक्त ये हमको छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है, कहीं से स्लरी लीक तो नहीं हो रहा है, अगर लीक हो रहा है तो वहीं पे कंक्रीट स्टॉप करके हम लोग उसको अमेंड कर रहे हैं प्रॉपरली, क्योंकि जितना स्लरी लीक होगा उतना आपका हनी कॉम्बिंग अंदर आने वाला है फॉर श्योर, राइट। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया है ऑलरेडी कि प्लाईवुड का चेक्स क्या है, टिम्बर का चेक्स क्या है, तो आई वोंट रिपीट इट अगेन, ठीक है। तो नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर सेशंस। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरीज हैं, बिलीव मी ये आपको कहीं बुक्स में या कहीं से ये नॉलेज मिलना थोड़ा मुश्किल है, सिलेबस में ये सब नहीं मिलता है। तो आपको जो भी क्वेरीज हैं आप यहाँ पे पूछ सकते हो। हाँ बोलिए सर। आपने बोला कि कंक्रीट लीक होगा, स्लरी लीक होगा, उसके बाद हनी कॉम्बिंग हो सकता है। हाँ। तो उसका रीजन यही है ना कि यानी कि हमने जो स्पेसिफाई किया है, समझो 10 मीटर क्यूब का कंक्रीट है, उसमें से 9 मीटर क्यूब ही गया, तो उसके लिए हनी कॉम्बिंग होगा, यही रीजन था ना? स्लरी लीक होके हनी कॉम्बिंग क्यों आता है, तो जो आपका मिक्स है कंक्रीट मिक्स, उसमें प्रोपोर्शन है हर एक चीज का, राइट, कि एड मिक्सचर्स कितना है या मेटल कितना है, मेटल इन द सेंस स्टोन, खड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं, खड़ी कितना है, सैंड कितना है। और अगर उसमें से स्लरी लीक हो गया मतलब क्या हो गया, आपका सिर्फ पानी लीक हो रहा है, मतलब कंक्रीट का स्लरी, आपका जो सैंड है या आपका जो खड़ी है वो तो वैसे ही रह रहा है, तो आपका स्लरी लीक होके नीचे हनी कॉम्बिंग आ जाता है। Okay, sir. Any more doubts? Sir, can you please go back to the slide which has site pictures? Yeah. Yes. Sir, इसमें जो aligners हैं वो मतलब वो एक aligner ऊपर reinforcement पे क्यों supported है? हाँ, ये ऊपर support reinforcement को है. That has nothing to do with shuttering. ये ऊपर क्या reinforcement ऊपर है तो वो bend होके रेनफोर्समेंट का सेल्फ वेट भी कुछ चीज है ना, तो अगर उसको हम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं तो वो शटर के ऊपर फॉल होने वाला है।
और शटर के ऊपर फॉल होके वो कॉलम को डिस्प्लेस कर सकता है। तो इसलिए Yes. दिस इज अ गुड प्रैक्टिस टू सपोर्ट द रेनफोर्समेंट। ऊपर आप बाजू वाला कॉलम में देख सकते हो कि कितना ऊपर तक रेनफोर्समेंट जा रहा है, हाँ। तो उसको तो सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। ये Right. Okay. एनीथिंग एल्स? Okay, so I think we can close. Let me check if Munde sir has joined. Okay, so I hope this session also gave a lot of value addition to your knowledge. Thank you all for your active participation. जितना आपका involvement होता है उतना जितना interactive होगा सेशन उतना हमको भी मजा आता है कि एक enthusiasm मिलता है कि यस लोगों को इंटरेस्ट है सीखने का। हेलो। हाँ सर, हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, आपने एक बार कहा ना कि टायर आउट जो है वो कंक्रीट में ही होगा रहेगा इवन आफ्टर कंक्रीटिंग। सर 2-3 पार्ट्स टाइप्स बताए थे टायर आउट्स के। हाँ। तो एग्जैक्टली क्या होगा, यानी आफ्टर फॉर्मवर्क रिमूवल वो वहीं पे रहेगा क्या प्रोडक्ट्स वगैरह? डिपेंड्स कि आप कौन सा टाइप यूज कर रहे हो। मैं वापस एक बार दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जो है, जो आपने साइट पे भी देखा होगा, वो ये वाला प्रैक्टिस है, स्टैंडर्ड टायर रॉड असेंबली जो मैं बात कर रहा हूँ। इसमें आप विजुअलाइज करना पड़ेगा आपको कि एक दोनों साइड से शटर लग रहा है, उसको पकड़ के रखने के लिए टायर रॉड लगा रहे हैं। टायर रॉड के ऊपर पीवीसी पाइप है। तो जब हम लोग कंक्रीट कर रहे हैं तो टायर रॉड आपका पीवीसी पाइप के अंदर है, तो वहां पे कंक्रीट नहीं जा रहा है। तो आप टायर रॉड आपका पैनल डिशटर होने के बाद, शटर डिशटर होने के बाद आप टायर रॉड निकाल सकते हो। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है सब जगह पे। बट अगर कहीं पे क्लाइंट अलाउ नहीं कर रहा है कि आप मेरा कंक्रीट का कॉलम में या वॉल में आर पार होल नहीं कर सकते हो, तो उस केस में हम लोग स्प्रिंग कॉइल असेंबली या वाटर स्टॉपर असेंबली यूज करते हैं। अभी तो रीइंफोर्समेंट के साथ ही होगा कि नहीं वापस देखिए, रेनफोर्समेंट का और इसका कुछ भी कनेक्शन नहीं है। ये देखिए यहाँ पे जूम होता है क्या? हाँ, ये आपको दिख रहा है, ये टायरॉयड है या ये टायरॉयड है, ये टायरॉयड दिख रहा है। हाँ सर। ये सेक्शन है, मतलब हम लोग को शटर को या कॉलम वॉल को बीच में से कट करके आपको दिखा रहे हैं, इसलिए अंदर कंक्रीट का अंदर से टायरॉयड पास हो रहा है और उसके ऊपर दो शटर के बीच में पीवीसी पाइप और कोन रहेगा, उसके अंदर से टायरॉयड पास होगा और ये वेलर के साथ कनेक्ट होगा। ये आपको साइड पिक्चर्स पे भी दिखेगा क्लियरली। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला, ये टायरॉयड है। अब ये बाहर से जा रहा है कॉलम के शटर के, इसलिए इसको पीवीसी पाइप नहीं है। अगर अंदर से जाता तो अंदर वाला जो पोर्शन है उसको पीवीसी पाइप देते हैं। पर्पस खाली ये है कि टायरॉयड निकाल सकते हैं हम लोग, बाद में रीयूजेबल कर सकते हैं। ओके सर, सिर्फ यही डाउट है कि रीइंफोर्समेंट के साथ वो गैप वगैरह में समझ गया। अच्छा, आप बोल रहे हो कि बीच में रेनफोर्समेंट आता है तो? हाँ सर। हाँ, तो रेनफोर्समेंट देखिए, रेनफोर्समेंट जो वर्टिकल बार्स है वो कितना होगा, 16 mm, 12 mm, 18 mm। वो थोड़ा सा हम लोग मूव कर सकते हैं और टायरॉयड पास कर सकते हैं। टायरॉयड आपका 16 mm का होता है, 16 mm डायामीटर। तो वो थोड़ा सा आप रेनफोर्समेंट साइड में करके आप टायरॉयड पास कर सकते हैं आर पार। ओके सर, थैंक यू। ठीक है।
Sir, I just had a request. Can these presentations be shared with us so that we can go through the detailed drawings and the diagrams that was shown? Yes, I'll discuss with Murli sir and I'll let you know. Okay, sir. ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। आज के साइट के स्टेटस के फोटोज मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो आज का स्टेटस में अगर दिखाया जाए तो यूजीडब्ल्यूटी का कल स्लैब हो गया था और मैंने जो कहा था कि कंक्रीटिंग बहुत सारा है, तो वो कंक्रीटिंग कल रात को 9 बजे ही चालू हो गया था और सुबह 2 बजे तक चलते रहा वो। तो इसलिए वहां के कॉलम वगैरह भी जो पीछे वाला था वो सभी पोर्शन हो गया है, डबल लिफ्ट वाला भी कास्टिंग हो गया है कल। और शटरिंग भी आप देख रहे हैं, तो शटरिंग भी लास्ट शेयर वॉल तक पहुंच चुका है अपना अभी स्लैब का शटरिंग। और यूजीडब्ल्यूटी का जो परसों कास्टिंग हो गया था तो उसके ऊपर के कॉलम्स भी आज कास्टिंग हो गए हैं और बीम का कास्टिंग दोपहर के बाद चालू होने वाला था। तो ये यूजीडब्ल्यूटी के वहां का कास्टिंग कॉलम का ये है। पीछे रिटेनिंग वॉल आने वाला है, तो रिटेनिंग वॉल का भी स्टील वगैरह रेडी हो चुका है, तो वो भी शटरिंग चालू हो जाएगा कल से। और ये यूजीडब्ल्यूटी के बाजू में जो एक्सकवेशन था हमने कहा था, तो वहां के जो टाई बीम्स है, तो टाई बीम का भी आज कास्टिंग हो जाएगा। तो मतलब कल डिशटरिंग करके फिलिंग हो जाएगा फिर से और राफ्ट का पीसीसी का प्रिपरेशन हो जाएगा। अच्छा, तो बाकी कल तो छुट्टी है, परसों का मैं बोलता हूँ आपको खाली। ठीक है, Thank you, sir. थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गणपति बप्पा मौर्य। थैंक यू सर।